आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस बुक को जिसका नाम है द पॉलिस्टर प्रिंस। बुक को जिसने लिखा है वो है हैमिश मैकडोनल ने जिसको लिखा है, जिसकी जो कि रेटिंग है 5 में से 3.9 की जो कि रेटिंग है, जो कि इंडिया में बैन है। इस बुक को हम जो कि हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जो कि ये कहानी है द पॉलिस्टर प्रिंस ऑफ द धीरू भाई अंबानी की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने इसे लिखा है मैकडोनल ने, जो कि भारत में जो कि इंडस्ट्रियल जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो कि धीरू भाई अंबानी ने किस प्रकार से इसे किया साम्राज्य को, उस पूरी कहानी को इसमें बताया गया है। तो जिसका ये तीसरा चैप्टर है। अगर इसका वो स्टार्टिंग से आपको इंट्रोडक्शन से देखना है तो आप उसकी हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो कि स्टोरी है, जिसका नाम है कैटिंग लाइफ स्पेंटनेस, मतलब जीवित सांपों को पकड़ना। 1958 के अंत में धीरू भाई अपनी पत्नी कोकिला बेन के साथ भारत लौट आए। बच्चा एक बेटा जिसका नाम मुकेश, वह दूसरे बच्चे जो कि बेटा की उम्मीद कर रहे थे। अनिल का जन्म 1959 में हुआ। उनके बाद उनकी बेटी दीप्ति, और जिनका जन्म 1961 में हुआ था। नीना जुलाई 1962 में पैदा हुई। बेस एंड कंपनी के साथ उनके सभी परसों और उस सभी शामों में बाजार में अध्ययन करते हुए उनके पास केवल 29,000 पूर्वी अफ्रीका की बचत जमा हुई थी। सलंगली इसकी कीमत लगभग 3,000 अमेरिकी डॉलर थी, जैसा कि उनके बहस सहयोगी सुनील कोठारी ने कहा था। उसे याद दिलाया गया था कि अपनी मातृभूमि में बसे चटनी की तरह वापस आऊँगा, और धीरू अंबानी अपने दम पर व्यवसाय में जाने के लिए एकाग्रत संकल्प करते थे। पहले तो जो उन्होंने देखा तो राजकोट में कच्छ के रण के सामने उनके मूल सौराष्ट्र का बंदरगाह शहर जो श्री कृष्णकांत वेखारिया, जो कि समय के राजकोट की वकालत कर रहे थे, उन्हें याद है धीरू भाई मिलने आए और वह ऑटोमोबाइल के डीलर के विचार कर रहे थे। वह स्पेयर पार्ट्स वह वायरस को कहा। मेरा एक दोस्त था जो ऐसा ही कर रहा था और कोना बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, इसीलिए मैं धीरू भाई की सलाह दी कि उन्हें मैं नहीं पढ़ना चाहिए, व्यापार और राजकोट के बजाय उन्हें बॉम्बे जाना चाहिए। अनुरोध पर बखारियो धीरू भाई उनके साथ चोरखट गए और वहाँ कुछ दिन रुके। विचारों के और सहायता के बारे में मित्रों से परिचितों ने बताया कि उन्हें उनमें समर्थन मिला, और चमकीलिया दामिनी का परिवार दूसरे चचेरे भाई धीरू भाई के दादा और दामिनी के दादी भाई की बहन थे, जो कि अदन में काम करते थे। पारिवारिक कंपनियां लगभग उसी समय पर धीरू भाई वहाँ थे। एक व्यावसायिक माधव मणिचंद ने भारत से कपड़ा और सूत आयात किया, एक पारगमन चलाया था, इथोपिया में व्यापार किया और ब्रिटिश स्टोन टायर्स की एजेंसी संभाली, और अन्य एंटरजीज माँ कंदुटकी एंड कंपनी भारत में जापान से कपड़ा आयात किया। अब जरूरी है धीरू भाई ने अपने कार्यकाल के दौरान इनका फर्मों के नाम इस्तेमाल किया था। ट्रेडिंग दिमाग के पिता माधेल्या मणिखंड ने अदन में अपना कारोबार बंद कर दिया। 1957 के सेवा निवृत्ति होने पर इथोपिया के व्यापारी में 1 लाख रुपए लगाने का निर्णय किया और अपने बेटे और धीरू भाई के लिए मुंबई में व्यवसाय और वेखारिया के समझौता देखा। उनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ और राजकोट लौट आए। धीरू भाई और चंबललाल ने बुलाया। उनका नया व्यवसाय रिलायंस कॉम्फेलियस कोर्स का पहला कार्यकाल लगभग 1 कमरा था। भीड़ भाड़ वाले मस्जिद बंदर जिले में और निसंस्थान इंडस्ट्री में 350 वर्ग फीट मुंबई, और इनमें एक टेलीफोन और एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। यदि तो समझदार और उनके शुरुआती 2 कर्मचारी सभी मौजूद थे, किसी को खड़ा होना था। सबसे पहले व्यवसाय के मसालों का व्यापार दक्षिण में साझेदारों से संपर्क किया, आदान सुपारी और करी सामग्री और कुछ कपास और नायलॉन और वे विस्कोस भेजा। इथोपिया और सोमालिया और केन्या का कपड़ा, लेकिन स्थानीय संपर्कों ने उन्हें जल्दी ही इनमें शामिल कर लिया। इथोपिया धागों के व्यापार में उन्मत्त और संभावित रूप से लाभदायक व्यवसाय, और अधिकांश में से एक पूरे भारत में सेवा देने वाले 60 से अधिक कम्युनिटी बाजार लगभग मुंबई में स्थित थे। ये सभी गुजरातियों द्वारा चलाए जाते थे, और राजकोट के वकील वेखारिया ने धीरू भाई से मिलवाया था।
सोशलिस्ट पार्टी के एक साथी कार्यकर्ता मथुरा दास नामक एक सफल सूती व्यापारी और मेहता और धीरू भाई के प्रतिभाशाली भतीजे ट्रस्ट भाई और मैसावनी धीरू भाई की बेटी बड़ी बहन ने कुछ साल पहले ही सूत का व्यापार शुरू किया था। छोटे मस्जिद बंदर कार्यालयों में धीरू भाई ने एक टीम को इकट्ठा करना शुरू किया, जो कि रुकी। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ता गया, दशकों तक उनका साथ रहा। उनमें बड़े भाई मसावानी भी शामिल थे। रकमणी भाई और छोटे भाई नाथारवल लाल के अंदर में लौटे थे। नाथू भाई अपनी शिक्षा पूरी करने पर और अपने दोस्त सहपाठी जूनागढ़ का नाम राठी भाई और मसूला और नरोत्तम भाई दोषी रखा गया। धीरू भाई बिल इलाधर और गोकुल दास सहित अदन के पुराने परिचयों में सेवाएं ली और शेख, जो कि यमन में कपड़ा, कॉफ़ी और विदेशी मुद्रा का व्यापारी था। व्यापक बसने से पहले वर्मा और आंदन रास्ते में कई दिलचस्पन का सामान पड़ा था। 1950 के दशक में बॉम्बे में एक विदेशी मुद्रा डीलर के रूप में धीरू भाई जल्दी ही पायधोनी की सड़कों पर परिचित व्यक्ति बन गए। मुंबई में सिंथेटिक धागा व्यापार जिला, जहां गुजराती व्यापार अपना व्यवसाय करते थे, बेदाग सफ़ेद कैनवास और गुद्दे फर्श कवेरी पर बैठे व्यवसाय व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं। भरपूर वही खाते हैं और चीनी मसाले भरी चाय के अंतहीन कप का सेवन और गर्म दूध देर सुबह से शाम लगभग 4 बजे तक पायधोनी व्यापार में व्यस्त था। जैसा ही डीलर ने आगे का कारोबार किया, इस यौन का भविष्य कीमतों का अनुमान लगाने की कोशिश की। वह माइक्रोन आकार, यदि कपास और रेशम प्राचीन काल से ही बड़ा उद्योग की सामग्री रहे हैं। 1950 के दशक तक 20वीं सदी की शुरुआत के औद्योगिक कारोबारों के लिए हथकरघा दिन उद्योग और उपभोक्ता आधुनिक कृत्रिम धागों में भोग थे। रासायनिक विज्ञान, नायलॉन, विस्कोस और पॉलिस्टर सस्ते, टिकाऊ, जल्दी तैयार होने वाले थे। सुखाने और क्रीज रोधी और कपास और रेशम दोनों को नकल कर सकता है। पायधोनी में शोरन डीलरों के लिए समस्या आम तौर पर खरीदार ढूंढने की नहीं, बल्कि खरीदने की थी। सुरक्षित आपूर्ति तब से आधुनिक नियंत्रण और आयात को कोटा कड़ा कर लिया गया था और स्वतंत्रता की नींव के आर्थिक ब्राह्मणों के रूप में इन्हें वैश्वीय सतह की आपूर्ति को रोक दिया था। दिल्ली ने राष्ट्रीय संशोधनों के पूंजीगत सामान बनाने वाले नए परिसरों की ओर लगाया, जैसे बिजली स्टेशन और इस्पात मिलें, जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे, औद्योगिक उद्योग के मंदिर। भारत के बिरला परिवार में स्वामित्व वाली एक विस्फोटक फैक्ट्री थी और विस्कोस फैक्ट्री थी और एक सरकार के स्वामित्व वाली नायलॉन थी। पौधा पहला पॉलिस्टर फाइबर प्लांट 1970 के दशक तक नहीं खुला था। यह घरेलू फैक्ट्रियों कपड़ा बुनकर की स्थानीय मांग को केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूर्ति करती थी। तस्कर गलत घोषणा करके यौन कलाकार मांग के कुछ हिस्सा पूरा करते थे और नियमित बंदरगाहों पर माल का ढोना या असंख्या में अखंड खाड़ियों तक छोटे जहाज चलाना आदि। भारत के पश्चिमी तट के समुद्री तट साथ ही बने वस्त्रों की तस्करी की जाती थी। दुबई या सिंगापुर, जापान के कृत्रिम कपड़ा उद्योग में भारतीय पर्यटक आते हैं। फिर उनमें महान युद्ध उपरांत विस्तार और चरण साड़ी लंबाई सामग्री के विशाल उत्पादन की याद करें, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर उपमहाद्वीप में कोई खुला बाजार नहीं था। दूसरे स्रोत पंजीकृत लोग को दिए गए कपड़े कढ़ाई से नियंत्रण आयात लाइसेंस से आया है और कपड़ा निर्यातों का निश्चित प्रतिशत मूल्य के कच्चे माल के आयात में अनुमति है। उनके निर्यात आए कई अन्य लोगों के तरह धीरू भाई का एहसास हुआ कि आयात या पुनःपूर्ति लाइसेंस पैसे के सामने ही अच्छे थे। भले ही कुछ उनमें से आधिकारिक तौर पर हस्त नहीं थे और आयात वास्तविक रूप से करना पड़ता था। सामग्री के उपभोगकर्ता किसी भी अन्य व्यापारी की तुलना में अधिक मार्जिन का भुगतान करके धीरू भाई जल्द ही REP लाइसेंस के लिए एक बाजार के मुख्य खिलाड़ी बन गए। मार्जिन छोटे थे और व्यापार में ही
लेकिन उनके प्रभुत्व ने उनके सक्षम होने की स्थिति में भी ला खड़ा कर दिया। भारतीय बाजार को यौन की अधिकांश आपूर्ति को चालू और बंद करना सुरेश कोठारी, जिनका पारिवारिक व्यवसाय डू-पोर्ट उत्पादन के लिए आयात एजेंट था, 1958 से 1993 तक कपड़ा, फाइबर, रसायन और रंग सहित और में भी सक्रिय यौन ट्रेनिंग। 1964 में मस्जिद बंदर कार्यालय में धीरू भाई की पहली मुलाकात याद आती है। उनके बाद धीरू भाई अक्सर पाइथोनिक में कोठारी की दुकान पर आते थे और सफ़ेद सूती गद्दे पर आराम करना और चाय या कॉफ़ी पीना भाव में थे पद्धति, क्योंकि धीरू भाई ज़्यादातर अपने धागे जापान या इटली के रासायनिक केमिकल्स से आयात करते थे। विश्वकोश मुंबई में लंबे समय से करने वाले एक इतालिया व्यवसायी एक दूसरी कठोरी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और वे अन्य जगहों पर केवल डॉक्यूपोर्ट उत्पादन का संभाला और भारतीय एक पाया खेल पद्धति होने का नाते कटोरी ने कहा, वह हमेशा कहते थे कि मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, करो। लड़के जब भी वह दुश्मन तो आता है। बम्बई कपड़ा व्यापार सहमत होगा और पायधोनी में कठोरी और कई अन्य लोग बाजार के हस्तक्षेप को याद करते हैं। 1960 के दशक के मध्य संकट तब आया जब कपड़ा कीमत में उछाल के कारण सरकारी अधिकारी परेशान हुए। कारोबार प्रतिबंध लगाकर यौन बाजार में अटकलों पर नकल कसे और फिर ये पाया गया कि व्यापारियों को गिरफ्तार करना जारी है। उपभोक्ताओं के पास अवश्य होना चाहिए। कीमतों में उतार चढ़ाव, कुछ लोगों को सरकार की शिकायतें की, दर्जनों को बाजार से गिरफ्तार किया गया। और कठोरी ने कहा, व्यापारिक समुदाय निराश था क्योंकि उनका सहकर्मियों पूरे दिन सुस्त पड़े रहे और पिकोटे रोड पुलिस स्टेशनों की कटोरियाँ बॉम्बे यौन द्वारा अधिकारियों के संपर्क में मार्केट वे एक्सचेंज एसोसिएशन नहीं मिला। फिर देर शाम धीरू भाई थाने में तूफान की तरह पहुंचे और चिल्ला कर वरिष्ठ अधिकारियों को सलाम और सभी को नाश्ता बांट रही हूँ। 1 घंटे अंदर व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा कर दिया गया और उनके खिलाफ शिकायत खत्म कर दी गई। कोठारी केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हस्तक्षेप पे सम्मान्य भारत उन्हें कहा, भाई उस समय भी बाजार में उद्धारकर्ता के रूप में उभरे और आपूर्तियों का और बड़ा संकट था। 1967 में हुआ। कोठारी ने याद किया एक रिपोर्ट पर कि वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस था। तत्कालीन मुंबई में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा व्यापार के दुरुपयोग किया गया था। सहायक कलेक्टर श्री रामचंदानी ने आने वाली कृत्रिम सामानों को जब्त कर लिया और रेशी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कोई उसे सूत का आयात करेगा, निर्माता जिसने उसे बुनकर कपड़ा बनाया है। कोठारी ने अनुसार लगभग 40 मिलियन रुपया की कीमत सूत जब्त कर लिया गया। इसके बाद कई व्यापारियों ने अपने कवर करने के लिए ऋण पर चुका दी। आयात से संपूर्ण कृत्रिम कपड़ा बाजार ठप हो गया। ये हम सभी को बन सकता है, दिवालिया कठोरी ने कहा। वो समय था जब धीरू भाई की बहुत करीब के संपर्क में आया। यह क्या था? ये वह था जिसने हमने सभी ने बचाया। अपने लगभग 6 महीने के संघर्ष किया, उनके बाद उनके साथ किया जाता। वकील दिन बे दिन हमें मोरारजी देसाई से मिलने के लिए दिल्ली गए। मंत्री यहाँ समय था जब हमने देखा कि वह एक जादूगर था। उन्होंने सभी तरह को इस्तेमाल किया और मतलब संकट जितनी तेज़ी से शुरू किया हुआ था, जाहिर तौर पर एक दिन की सुनवाई के बाद समाप्त हो गया। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण अपील न्यायाधीशों के में आयतों की अपील के तहत न्यायमूर्ति बोरो राय जिन्होंने की अपील की और कठोरी के एक समझौते का संकेत देता है। न्याय के पीछे धीरू भाई की योजना थी कि वितरण नहीं है प्रकट किया हुआ, लेकिन संभवतः वह भारत की श्रेणी में आता है। बम्बई में जाने पर धीरू भाई और उनके युवा परिवार वहां चले गए। भुवनेश्वर में यह जय हिंद सोसाइटी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर अपार्टमेंट में एक बहुत के मध्यम भाग की दुकान, बाजार और व्यावसायिक मकानों की भीड़ भाड़ वाला जिला शहर। यह इमारत मुंबई में एक चाल के रूप में जानी जाती है।
कोई छोटी अपार्टमेंट अक्सर सिर्फ एक कमरे और एक केंद्रीय के आसपास खुली दीर्घाओं में खुलते हैं। प्रांगण में व्यावसायिक परिसर को पीछे की ओर स्थापित है। अक्सर शौचालय और धुलाई की सुविधाएं जमीन पर स्तर पर साझा की जाती हैं। धीरूभाई की शुरुआती करियर के बाद वितरण अक्सर इस घर के डिफेंशंस के रूप में चित्रित किए हैं। चरम बाद में किराएदार द्वारा खरीद जाने के बाद वसा शयन कक्ष थे जिनके रहने के स्थान मिलता था। 1995 का कमरा रसोई और आंतरिक बाथरूम और वखैरियों जो कि दौर करते हैं। अंबानी को 1959 से लेकर 1960 के दशक तक हर क्रिसमस पर छुट्टी मिलती। यह बात याद है कि कई गुजराती परिवारों को एकल कमरों की तुलना में एक सुशील शानदार है। उस समय बम्बई का कब्जा कर लिया। फिर भी धीरूभाई और उनके युवा परिसर अंत में 2 लड़के और 2 लड़कियों को जीवित रहे। भीड़ भाड़ और शोर शराबे के गंदे परिवेश में सादगी से 2 बेटे मुकेश और अनिल, जिन्होंने 1980 के दशक के अंत में रिलायंस की दैनिक प्रबंधक संभाला था। उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की डिग्री और MBA किया और उनका झुकाव कम है। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें दूसरी पीढ़ी पे असामान्य रूप से भूखी और महत्वाकांक्षी दी। सफल भारतीय व्यापारी परिवार जैसे जैसे धीरूभाई की मुंबई की सफलता में आत्मविश्वास बढ़ता गया, उन्होंने इन्हें प्रति अपना रुझान का विकसित किया। व्यापारिक चुटकुलों और उनके इस माध्यम से एक बिच्छू को आज़ाद करना और वखारियों से उसे याद करते हैं। 1959 में वह पहली बार अपनी नई पत्नी के साथ मुंबई आए तो वह और धीरूभाई को उनके वरिष्ठ गुरु मथुरा दास मेहता ने उन्हें घर पर आमंत्रित किया था। मेहता का पत्नी ने युवाओं को आम जूस पिलाया और गिलास दोबारा भरने की जिद करती रही। धीरूभाई ने फुसफुसाया और वखारिया ने कहा, चलो कुछ शरारत करते हैं। दोनों ने चौथे गिलास मांगा और रख दिया। फिर और अधिक स्वीकार करना। 1 दर्जन से अधिक गिलास के बाद मेहता रसोई चली और अधिक आम खरीदने के लिए एक नौकर को बाजार भेजना पड़ा जो कि आम थे। सभी के विविधता उपभोग किया और मेहता दंपति दोस्त बन रहे, लेकिन उन्होंने हमें कभी आमंत्रित नहीं किया। अपने घर पर दोपहर के भोजन या रात्रि भोज के वापस आऊँगा। और वखारिया ने कहा कि हर साल धीरूभाई किसी पर अप्रैल फूल का मजाक शुरू बनाते हैं। गुलाबचंद नामक बुजुर्ग कर्मचारी अंध का एक पुराना सहयोगी उनके सभी के लिए अनुभव और गुलाबचंद उनके झांसे में आने से कभी नहीं चूके। एक अवसर पर धीरूभाई घोषणा की कि हम सभी मफल लाल के एक पत्ते पर पूरे शहर की रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। नहाना धुलाबे और वखारिया और एक अन्य सदस्य के साथ टैक्सी भेजा गया। कार्यालय और रामभाल मरीन ड्राइव पर एक इमारत के बाहर रुके और पटेल अंदर चले गए। समूह के चौथे सदस्य की तलाश करना और 15 मिनट इंतजार के वखारिया भी गुलाबचंद के अंततः उनके सभी को छोड़ दिया और टैक्सी को लेकर मुफलाबाद चले गए, जहां उन्हें नहीं मिला। पर घर लौटने पर धीरूभाई और उनके लोग मिले। रात में खाना खाते समय उन्हें गुलाबचंद की पत्नी को तैयारी के लिए सूचित कर दिया था। वखारिया 1965 की एक शरारत याद आती है कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और एक पाकिस्तानी द्वारा 9 सैनिकों और हवाई हमलों का डर से मुंबई पर ब्लैकआउट लागू कर दिया था। लगभग 10 बजे धीरूभाई ने कहा, चलो बाहर चलते हैं और शहर में एक चक्कर लगाते हैं। 2 अंधेरी मुंबई के चारों ओर घूमे और धीरूभाई ने सड़क पर पुलिस को झांसा दिया कि वह सरकारी के कामकाज पर आया था और 10 रुपये या उससे आसपास की छोटी मोटी बख्शी दे रखा उसे मिला। पूरे रास्ते सलाम किया और वखारिया ने कहा कि वापस आते समय हमने कुछ रोशनियां देखी और जापानी और वाणिज्य दूतावास, इसीलिए धीरूभाई अंदर गए और उन्हें रोशनी बंद करने के लिए कहा। एक अन्य अवसर पर एक सर्द रात में लगभग 11 बजे धीरूभाई घोषणा की तत्काल पिकनिक रसोइयों को सामान इकट्ठा करने के लिए कहा गया और वसारिया और द परिवार के कार में ढेर हो गया और अन्य दर्जन मेरे दोस्तों और को फ़ोन किया गया और मिलने के लिए कहा गया। उनके कारों में वखारिया ने कहा कि हम नहीं बताया गया है कि हमें कहाँ जा रहे हैं, हमें इस सप्ताह कर दिया और राजवर्षी में मुंबई में से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर लगभग 3 बजे
ठंड थी, बहुत गंभीर स्थिति थी। हम होटल स्प्रिंग स्मोट में एक धर्मशाला में गए और वहाँ सो जाओ और आधे घंटे बाद हम जब कांप रहे थे तो धीरू भाई उठे और आग जलाई। कैंप फायर जब सूरज निकला तो हमें चाय पी और गर्म झरनों का स्नान किया और कैंप के आगे पर पकाई कई कटकरी हमने चटकारे सुने और गाने सुने और नहीं मिले। देर दोपहर तक हम वापस आना और तेज़ गति के कारण उनके साथी के साथ अनबन हो गई और 1965 में चंबला लाल दमानी और बखेरे के अनुसार दामिनी के साथ व्यापार करना पसंद करते थे। बहुत सावधानी बरती गई और धीरू भाई के साथ लगातार तनाव बना रहा, जो कि जोखिम लेने वाले थे। अंतिम दरार गई टकराव के बाद जब धीरू भाई के आग्रह पर रिलायंस ने एक के मूल्य वृद्धि की उम्मीद में यौन की बड़ी होल्डिंग और दामिनी ने धीरू भाई पर दबाव डाला और उनके जोखिम को कम करने के लिए इसीलिए धीरू भाई ने गुप्त रूप से सूत के भंडार खुद के बेच दिया और 2 या 3 सप्ताह बाद यौन की कीमत बढ़ गई और धीरू भाई धूम मचा दी। बाद में धीरू भाई ने चंबकलाल से कहा कि मैं आप साथ लाभ साझा करने के लिए तैयार हूँ और खरिया ने कहा लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें कारोबार का ज्ञान ना हो तो एक्सेप्ट ना करना। कोई दूसरे धीरू भाई के पूर्व सहयोगियों और व्यापारिक सहयोगियों को मानना है कि भागीदार थे। असंगत वेरडिंग ने कहा कि वह इतना जोखिम लेता है कि वह लोगों को डर लगता है कि खुद गलत हो जाएगा। दोपला जो कि अंत में धीरू भाई को जानते थे, लेकिन सभी जोखिमों की गणना की गई वह नहीं है। अंधा जोखिमों, आप मेरे साथ कार में सहयात्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी पसंद नहीं है, आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा डर लग सकता है। बॉम्बे के प्रमुख मनु भाई कोठारी ने कहा, कपड़ा निर्यात के सिल्ड एंड और मिल्क ट्रेडर्स के लंबे समय अध्यक्ष संगठन किसी ने पार्टनर की सलाह दी कि उसने पर्याप्त पैसा कमा लिया है और अब उसे आना चाहिए बाहर। बस एंड कंपनी एंड पूर्व सहकर्मी सुनील कोठारी ने कहा, जिनको ने बाद में इसके लिए काम किया और भरोसा का कारोबार जिंदा सांपों का पकड़ना, ये बात खुद चमकिया दिमागी से कहेंगे। केवल यह है कि स्वेच्छा से अगले होने के लिए सहमति हुआ कि वह यूं ही अलग हो गया दोस्त, लेकिन वह सहमत के कोठारी और वह अन्य लोगों के इस बारे में संस्करण दिया। व्यावसायिक जोखिमों का मतभेद कुछ हद तक सही थे। दामिनी अंदर गए और एक नई कंपनी के व्यापार करते हुए धीरू भाई और उनके भाइयों ने लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान किया। उसे रिलायंस को खरीदो। उसके तुरंत बाद धीरू भाई कार्यालय बड़े परिवार में ले गए और धोबी तालाब से अधिक केंद्रित आर्ट हाउस भवनों में, जिसका नाम कपड़े धोने वालों के नाम पर रखा गया था, जो कि मूल रूप से इस क्षेत्र में काम करते थे। भुलेश्वर के 10 साल बीतने के बाद 1968 में धीरू भाई ने अपना घर चौल से बाहर स्थानांतरित कर दिया और एक पहाड़ी पर शहर के संभव क्षेत्र में एक अल्टा माउंट रोड में अधिक आरामदायक वसा के लिए अरब सागर का दृश्य तेज गाड़ी चलाने के लिए शौकीन धीरू भाई ने सबसे पहले फिएट खरीदी थी कार और वह फिर मर्सिडीज बेंज और बढ़ गए। बाद में 1970 में दशक में उन्होंने स्वाद लेना शुरू कर दिया, कैंडेलिक प्राप्त करके आकर्षण ऑटोमोबाइल के लिए, जो विदेश में बहुत कम में से एक है। तब से या उसके बाद से दोस्त उन्हें एक साहसी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। थोड़ी गहरी त्वचा उनके विरासत में मिली है। पिता की भी भरपाई सफ़ेद सफारी सूट माल्यवत होती है। बतख की मुंह में वापस फंस गया। कुछ समय के लिए उनके वजन बढ़ा और फिर कम हो गया। बॉम्बे के मरीन के 3 किलोमीटर के दायरे में जोरदार सुबह की ओर सैर करके 2 सहकर्मियों के और पड़ोसियों की साथी के रूप में शामिल करते हुए ड्राइव करें। और दामिनी के अगले होने के 1 साल के भीतर धीरू भाई ने रिलायंस को एक टेक्सटाइल मिल ले लिया। पहली बार विनिर्माण उन्होंने इसे गुजरात की स्थापित करने का निर्णय किया। जमीन की कीमतों के सस्ती होने के कारण उन्हें अपने बड़े भाई के साथ रुक्मणिक भाई की मुंबई भेज दिया और एक
एक साइट का चयन करने के लिए रुक्मणी भाई ने वखारिया की सूचीबद्ध किया, फिर एक रूप में जाना जाने लगा। अहमदाबाद के वकील और दोनों एक छोटी सी गिफ्ट में राज्य भर घूमे और 10,000 वर्ग किलोमीटर के भूखंड बस गए, क्योंकि आखिर में एक नई औद्योगिक संपत्ति में जा रहा था। गुजरात राज्य सरकार द्वारा अहमदाबाद के किनारे नर्मदा के विकसित किया गया और वखारिया ने अनुमोदन के लिए एक उद्योग मंत्री यशवंत मेहता के संपर्क किया गया था। खरीद और भाग्य के एक और झटके के किसान लगभग 1 लाख के मालिक बन गए। निकटतम भूमि के और वर्गीकरण के मीटर बेचने को तैयार थे। धीरूभाई की एक साधारण फैक्ट्री थी। 4 बुनाई मशीन बनाई और स्थापित और उनके भाई के प्लांट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। धीरूभाई इस मामले में फिर से भाग्यशाली थे। इस समय आसपास के अंदर ब्रिटिश कब्जा था और अधिक कमज़ोर होता जा रहा था। 1967 में ब्रिटिश वापसी से पहले भी विदेशी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा चलाए गए विद्रोह के नागरिकों को खतरा महसूस हुआ। बस एंड कंपनी के काम करने वाले कई भारतीयों का फैसला किया कि वह घर जाने का समय हो गया है। इसीलिए धीरूभाई के पास शिक्षित प्रबंधन और लेखनाकार आदि तैयार स्रोत था। सेल्समैन शिरोपयोग मानकों के रूप में बात चारों ओर फैल गई और धीरूभाई अपने पुराने सहसहयोगियों और बस एंड कंपनी के दर्ज पुराने लोगों के लिए नौकरियां ढूंढेंगी। उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अधिकांश अपने शेष कामकाजी करियर के लिए अंतिम कुछ साल वहीं रुके रहे। द्वारा जानबूझकर उठाए गए कदमों के तहत 1963 में वरिष्ठ प्रबंधक पदों की सेवानिवृत्त किया गया और धीरूभाई के बेटे कंपनी के नेतृत्व को फिर से जीवित करेंगे। हालांकि उनके कोई कपड़ा उत्पादन के बारे में कुछ अधिक नहीं जानता था और एक मामला था परीक्षण और त्रुटि के से सीखने का। हम सभी नए थे और एन सागावी के याद किया जो कि वहाँ चले गए। 1967 में लंदन के और तुरंत रिलायंस में शामिल हो गए और यह एक छोटा था जो केवल 20 के आसपास पूरी फैक्ट्री के लोग, अदन से लगभग 5 या 6 लोग, किसी के अर्जित नहीं था। कपड़ा और अदन में 15 वर्ष के बाद भारत के बारे में कुछ भी नहीं जाना पा रहा था। पहले 2 साल 1966 से 67 बहुत कठिन समय था। उत्पादन नहीं होना और ना ही स्थापित। उनसे सुबह देर शाम तक काम किया। धीरूभाई बहुत थे और उत्साहजनक और उनके हमारे पास पारिवारिक माहौल था। नियोक्ता कर्मचारी संबंध वही नहीं था जो उन्होंने हमें बहुत भरोसा किया। 1966 के अदन से लौटे सुनील कोठारी ने कहा कि 1967 का समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मिल बंद करना पड़ेगा क्योंकि रिलायंस के इसे बेच नहीं सकता। यह कपड़ा बन रहा था जो धीरूभाई की कोठारी से कहा कि अगर फैक्ट्री बंद करनी पड़ी तो ये धीरे धीरे करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें बड़े भाई पर कोई दोष ना लगे। रुक्मणी भाई लेकिन अपने अदन के एकजुट हो गए और फैक्ट्री को पूरी शिफ्ट लगाने के बाद नारायण ने सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दोपहर और शाम को भ्रमण में बिताते थे और अहमदाबाद के आसपास बाज़ारों के दुकानों को रिलायंस का स्टॉक करने के लिए मानने के लिए कोशिश की जा रही थी। कपड़े कोठारी की हमें दृढ़ थे कि हम असफल होने चाहिए। धीरूभाई ने अब सभी की कड़ी मेहनत की और वह अक्सर की सुबह 6 बजे से अपने प्रबंधक को निर्वोधा से बुलाते थे और काम पर निकलने से पहले मुंबई और उनकी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की गई। उनका अपना पहला धीरूभाई ने खुद मिसाल कायम की और सूरज कोठारी ने एक बात याद की कि वह घटना जब नरोदा में आयाती मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की तत्काल आवश्यकता थी। धीरूभाई ने कल पुर्ज जर्मनी से मंगवाया और फिर पता चला कि कोई ट्रक नहीं है अहमदाबाद तक यात्रा के लिए उपलब्ध थे। उनके 2 ट्रक खरीदे, एक ट्रक ले जाने के लिए और भागों की ओर और एक बैकअप के रूप में और खेप में भेज दिया। फिर ट्रकों के बेच दिया गया था। अहमदाबाद में सांगवी पर याद करते हैं लेकिन ईमानदारी गलतियों के माफ़ कर देता है। एक मामले में सांगवी थे कुछ व्यापारियों पर भरोसा करना जिन्होंने राजनीतिक पटना से ऑर्डर दे दिया था। पूर्व भारत में बिहार राज्य का शहर
साध्वी ने रेलवे द्वारा खेपे भेजी और पटना बैंक शाखा में भुगतान रसीद पुस्तक करने पे संयंत्र व्यापारिक जाली रसीद बनाई गई और रेलवे यार्ड से डिलीवरी ले गई। रिलायंस हार गया। अब 9 लाख रुपए से उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी और वह वसूल में कई महीने लग गए। साध्वी ने कहा कि धीरूभाई ने मुझे कहा है कि नाथू, व्यापार की चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो पाता है, मैं नहीं जानता हूँ कि यह बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। मैं और आपके हाथ में हूँ, बस व्यवसाय पर केंद्रित करें। एक उपाध्यक्ष के रूप में अपने कैरियर पर विचार करते हुए रिलायंस टेक्सटाइल डिजाइन और साध्वी ने कहा कि मैं खुद बहुत भविष्यशाली महसूस करता हूँ। ऐसा महान साक्षरता के अधीन काम कर रहा हूँ। मैं पटेल, जिसे अपने द्वारा भर्ती किया गया था 1953 में बेस एंड कंपनी के रिश्तेदार मुगन भाई पटेल 1965 में भारत लौट आए। जल्दी उनके बाद रुक्मणी भाई अंबानी उन्होंने साथ उन्होंने बस ऑटोमोटिव में काम किया और डिजाइन के उन्हें निरोधा के लिए काम पर रखा और बुनाई के मशीन पर प्रभारी बना दिया। पटेल उनके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में औपचारिक तौर पर उन्हें पश्चिमी जर्मनी और जापान भेज दिया था। परीक्षण वे 1993 में सेवानिवृत्ति तक रिलायंस के साथ रहे और साल बीत गए। हमें ये पता था कि बहुत व्यस्त थे, पटेल ने याद किया। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस की बिक्री और मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी हुई। 1967 में पहली पूर्ण निरोधा के उत्पादन के वर्ष कंपनी ने 1968 में 9 मिलियन के रुपए में बिक्री दर्ज की पर 1.3 मिलियन के रुपए के शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। धीरूभाई और उनके परिवार को शेयर धारकों को इनकार कर दिया लाभांश के लेने के लिए और कमाई को अधिक मशीन में लगाकर जारी रखा। बाद में विलय निर्माण के दशक में 1977 में रिलायंस का कारोबार 680 मिलियन रुपए था और 105 करोड़ रुपए का मुनाफा। अगस्त 1979 में इंडियन टेक्सटाइल जर्नल कंपनी में एक व्यापक खेल में निरोधा में 2,33,000 वर्ग किलोमीटर की पहली एक विशाल फैक्ट्री की सूची दी गई। 5,000 कर्मचारी को रोजगार, एक कृत्रिम बनावट, एक प्राइमिंग के लिए एक मशीन के बैंक थे और विशेष चमक देने वाली एक फाइबर और एक पॉलिस्टर और एक नायलॉन फाइबर को मोड़ने के लिए मशीन, सूत में वस्त्र बनाने के लिए मशीन और धागे बेचे गए। वे अन्य भारतीय कपड़ा निर्माण यह घर का उपयोग किए जाते थे। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि धीरूभाई ने अपना खुद का ब्रांड नाम विमल नाम से स्थापित किया और अपने भाई रुक्मणी के बेटे के बाद नारे के तहत भव्य वैज्ञानिक के माध्यम से केवल विमल और कुछ हद तक दुर्पूर्ण नारा है और एक कुछ हद तक औपचारिक फैशन है। शीर्ष श्रेणी में होटलों को दिखाए जाने वाले शो के उनके उत्पादन की उत्कृष्टता का स्पर्श जोड़ में मूल रूप से आकर्षण था, कम अमीर बाजार क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा धीरूभाई को चारों ओर से घेर लिया गया और स्थापित थोक विक्रेता और दुकानदारों में नए ब्रांड के स्वीकार करने के अनुच्छा दुनिया का अपना नेटवर्क बनाना और पूरे भारत में लगभग 400 दुकानों को फ्रेंचाइजी दे दिया गया था। साड़ी, सूट और ड्रेस के लिए पॉलिस्टर सामग्री कॉमिबल ब्रांड बेचे और भारतीय प्रेस में छापने वाली उनकी अनेक स्फूर्तियों में पहली में से एक है टेक्सटाइल जर्नल। उन्होंने उल्लेख किया है कि धीरूभाई और उनके स्टॉक द्वारा बहुत सम्मान दिया गया था, जिसका थ्रो विमल में दिया जाता है। उनके गतिशील नेतृत्व में सफलता और तब तक फैक्ट्री का निर्माण चल रहा था। बताया जा रहा है कि इलाके में कई सांप देखे गए। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार सांपों को दिखना एक शुभ शगुन है। एक ऐसा लगता है कि डैम में की किस्मत में निश्चित रूप से उसका साथ दिया है। अंबानी जी, जब मैं विमल का उदय हुआ तो उन्होंने मिडास टॉर्च विकसित कर लिया है। वह जिस भी चीज़ को छूता है उसे सोना बना देता है। वह कुछ भी शुरू करता है वह सफल बदल जाता है। स्वाभाविक रूप से वह सफल की तरह कुछ ही सफल नहीं होता। ये था हमारा जो कि द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ द धीरू अंबानी का जो कि चैप्टर 3 बुक का चैप्टर 3 हमने देखा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? आगे के चैप्टर के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।